अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 फॉर अमालगमेशन, एकीकरण की स्थिति में लेखा मानक 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन हैज कम इनटू इफेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन of companies in the period commencing on after 1st of April 1995 and is mandatory in nature. 1st April 2016 onwards. Accounting standard number 14 revised is applicable. यह लेखा मानक लेखा एकीकरण की स्थिति में हस्तांतरित कंपनी या क्रेता कंपनी की लेखा पुस्तकों में लेखा करने से संबंधित है। अधिकृत होने वाली कंपनी या विक्रेता कंपनी अधिकृत होने वाली कंपनी हस्तांतरित कंपनी या विक्रेता कंपनी कहलाती है तथा व्यवसाय और संपत्तियों को अधिग्रहण करने वाली कंपनी क्रेता कंपनी या हस्तांतरित कंपनी कहलाती है। कंपनियों के एकीकरण के संबंध में लेखा मानक 14 जो कि 1 अप्रैल 1995 या 1 अप्रैल 1995 को या इसके बाद प्रारंभ हुई लेखा अवधियों में एकीकरण के संबंध में मुख्यतः कंपनियों के एकीकरण के संबंध में प्रभावी है। 1 अप्रैल 2016 से लेखा मानक 14 संशोधित रिवाइज्ड प्रभावी हुआ है। इस विवरण में या लेखा मानक में कुछ परिभाषाएं दे रखी है। इसमें परिभाषाओं में एकीकरण की परिभाषा है, ट्रांसफरर कंपनी, हस्तांतरक कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी, इनकी भी परिभाषा इसमें दे रखी है। और इसमें है संचय, किसी उपक्रम की आय, प्राप्तियों या अन्य आदिकी का वह भाग जो संपत्तियों के मूल्यह्रास या किसी संपत्ति के मूल्य में कमी के प्रबंध अथवा किसी ज्ञात दायित्व हेतु व्यवस्था या आयोजन या प्रावधान के अतिरिक्त अन्य किसी सामान्य अथवा विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियोजित किया जाए। तो यहाँ पर रिजर्व की जो परिभाषा है वो एकीकरण या लेखा मानक 14 में दे रखी है, जिसमें संचय के लिए परिभाषा दे रखी है कि किसी उपक्रम की जो आय है या प्राप्ति है या आदिक्य का वह भाग जो कि संपत्ति के मूल्यह्रास या किसी संपत्ति के मूल्य में कमी या किसी दायित्व या सामान्य या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियोजित किया जाए या रिजर्व किया जाए। तो ये जो प्राप्ति है उनका एक भाग है जो कि किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु रिजर्व कर लिया जाता है, वो रिजर्व या संचय कहलाता है। हितों के एकत्रीकरण की विधि, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। यह विधि उस एकीकरण के लिए अपनाई जाने वाली लेखांकन विधि है जिसका उद्देश्य एकीकरण का इस प्रकार लेखांकन करना है कि एकीकरण करने वाली कंपनी के व्यापार को क्रेता या हस्तांतरित कंपनी द्वारा विलय के पश्चात इस प्रकार चलाया जाएगा माना कि ये व्यापार प्रारंभ से ही एक कंपनी द्वारा चलाए जा रहे थे। अतः हस्तांतरित कंपनी द्वारा या हस्तांतरित कंपनी के वित्तीय विवरण में इस प्रकार प्रकटीकरण हो सके कि वे वित्तीय विवरण एकीकरण होने वाली कंपनी में पृथक पृथक वित्तीय विवरणों का योग नजर आए। तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एकीकरण के समय अपनाई जाने वाली लेखांकन विधि है जिसका उद्देश्य इस प्रकार लेखांकन करना है या अकाउंटिंग करना है कि क्रेता कंपनी जो कि विक्रेता कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों के द्वारा उसके जो व्यवसाय है उसको खरीदती है और जो क्रेता कंपनी है उसके द्वारा व्यवसाय इस प्रकार चलाया जा रहा है कि वो मानो कि वो व्यवसाय उसी के द्वारा जो पहले जो कंपनी है उसी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें कोई मतलब डिफरेंस अपीयर नहीं होता है। और इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी इस प्रकार दिखाई देते हैं, इस प्रकार से वो दिखते हैं कि माना कि ये दो कंपनियों का एक तरह से योग है, मतलब जो संपत्तियां हैं जो कंपनी विलय हुई है और जो कंपनी का निर्माण हुआ है उन कंपनियों का दोनों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका योग नजर आना चाहिए। ये हितों के एकत्रीकरण विधि पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड द्वारा अकाउंटिंग की एक विधि है। लेखांकन मानक या लेखा मानक 14 के अनुसार एकीकरण की दो विधियां हैं। एक तो है विलय के स्वभाव वाला एकीकरण, मर्जर जिसे अपन कहते हैं, और क्रय के स्वभाव वाला एकीकरण जिसे अपन कहते हैं परचेज
इन नेचर। सबसे पहले देखते हैं मर्जर या विलय के स्वभाव वाला एकीकरण किसे कहते हैं। इस स्वभाव का एकीकरण तभी माना जाएगा जबकि सभी शर्तें हैं वो पूरी हो जाए। जैसे इसमें पहली शर्त है कि हस्तांतरक कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी की सभी संपत्तियों व दायित्वों एकीकरण के बाद हस्तांतरी या ट्रांसफरी कंपनी द्वारा संपत्तियां और दायित्व बन जाए। तो जो कंपनी विक्रेता कंपनी है उसकी सभी संपत्तियां और दायित्व जो क्रेता कंपनी है उसकी संपत्तियां और दायित्व बन जाएंगे। ये पहली कंडीशन है मर्जर के स्वभाव वाले एकीकरण की। दूसरी जो कंडीशन है वो है हस्तांतरक कंपनी के इक्विटी अंशों के अंकित मूल्य के 90% अंकित मूल्य के इक्विटी अंशधारक या धारण करने वाले अंशधारी एकत्रीकरण के कारण हस्तांतरित कंपनी के अंशधारक बन जाएंगे। इसमें हस्तांतरक कंपनी के इक्विटी अंश सम्मिलित नहीं होंगे जो एकीकरण के तुरंत पूर्व हस्तांतरित कंपनी, उसकी सहायक कंपनी अथवा उसके नामांकित व्यक्तियों के पास हो। अर्थात जो विक्रेता कंपनी है उसकी जो शेयर होल्डर है वो 90% शेयर होल्डर है, वो जो क्रेता कंपनी है उसकी वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे एकीकरण के पश्चात। तो एकीकरण के पश्चात 90% शेयर होल्डर जो कि विक्रेता कंपनी के हैं वो 90% या उससे अधिक भी हो सकते हैं, वो शेयर होल्डर जो क्रेता कंपनी है उसके शेयर होल्डर बन जाएंगे एकीकरण के पश्चात। ओके, इसमें जो थर्ड कंडीशन है वो है हस्तांतरित कंपनी के अंशधारक को एकीकरण के कारण हस्तांतरित कंपनी द्वारा देय प्रतिफल पूर्ण रूपेण हस्तांतरित कंपनी के इक्विटी अंशों में चुकाया जाएगा, सिवाय इसके टुकड़ों या फ्रैक्शन के संबंध में नकद राशि दी जा सकती है। अर्थात एकीकरण के पश्चात जो क्रेता कंपनी है जिसने जो उस विक्रेता कंपनी के संपत्तियों और दायित्वों को लेगी क्रेता कंपनी। तो क्रेता कंपनी व्यवसाय को खरीदने के बदले जो परचेज कंसिडरेशन है वो अपने शेयर्स के रूप में देगी, न कि कैश के रूप में। तो जो परचेज कंसिडरेशन है वो पूर्ण रूपेण शेयर्स में विक्रेता कंपनी के अंशधारकों को दिया जाएगा और इसमें कुछ फ्रैक्शन हो सकता है तो उसके लिए नकद भुगतान किया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि परचेज कंसिडरेशन का जो भुगतान है, पेमेंट है, प्रतिफल का जो भुगतान है वो पूर्ण रूप से शेयर्स में दिया जाएगा, न कि कैश या अन्य किसी रूप में। अगली जो कंडीशन है वो है एकीकरण के बाद हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी के व्यवसाय को या व्यापार को चालू रखने का इरादा हो। तो एकीकरण के बाद जिस कंपनी विक्रेता कंपनी ने क्रेता कंपनी को जो अपनी संपत्तियों और दायित्वों को या अपने बिजनेस को ट्रांसफर किया है, तो क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के जो व्यवसाय को चालू रखने का इरादा होना चाहिए। यह नहीं कि व्यवसाय को बंद करके उसको संपत्तियां और दायित्वों को सेल करके बिजनेस को वाइंड अप कर ले, ऐसा इरादा नहीं होना चाहिए। इरादा क्या होना चाहिए, जो क्रेता कंपनी है विक्रेता कंपनी की व्यवसाय को चालू रखे। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हस्तांतरक कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों के पुस्तक मूल्यों में हस्तांतरित कंपनी का उन्हें अपने वित्तीय विवरण में समामेलित करते समय किसी भी प्रकार का समायोजन करने का कोई इरादा न हो। लेखांकन नीतियों में एकरूपता लाने के लिए समायोजन किए जा सकते हैं। अर्थात विक्रेता कंपनी अपनी संपत्तियों और दायित्वों को क्रेता कंपनी को हस्तांतरित करती है। हस्तांतरण करने के बाद क्रेता कंपनी के पास जो विक्रेता कंपनी की संपत्तियां और दायित्व है वो आ जाते हैं। उनके लेखांकन करते समय जो उसकी बुक वैल्यू है या पुस्तक मूल्य में कोई परिवर्तन करने का इरादा न हो। तो जिस मूल्य पर विक्रेता कंपनी के पास जो संपत्तियां और दायित्व थे उसी मूल्य पर वह क्रेता कंपनी की जो फाइनल अकाउंट्स है उसमें उन संपत्तियों और दायित्वों को उसी मूल्य पर लिया जाएगा ताकि लेखांकन में एक रूपता रहे। समायोजन किया जा सकता है, थोड़ा बहुत किया जा सकता है ताकि लेखांकन जो नीति है उसमें थोड़ा सा एक रूपता रहे। तो ये था मर्जर या विलय के स्वभाव का एकीकरण। अब अपन देखते हैं क्रय के स्वभाव का एकीकरण क्या होता है। परचेज
के स्वभाव का एकीकरण। क्रय के स्वभाव वाला एकीकरण या परचेज के स्वभाव वाला एकीकरण तब माना जाएगा जबकि उपयुक्त जो शर्तें हैं उसमें कोई भी एक या एक से अधिक शर्तों की पूर्ति न हो। तो जो कंडीशंस अपन ने डिस्कस करी उनमें से एक या अधिक कंडीशन यदि फुलफिल नहीं होती है तब जो एकीकरण है वो क्रय के स्वभाव वाला एकीकरण कहलाएगा, परचेज के स्वभाव का एकीकरण कहलाएगा।